बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ड्रग एक्ट 1976 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्फोर्समेंट। सेक्शन 4, रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स। अब यहाँ पर क्या है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करेगा जो भी ड्रग्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रही हैं, और वो उसके लिहाज से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा जो कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स को फॉलो करनी होंगी। The federal government shall regulate the import and export of drugs in the prescribed manner, and for the purpose may make such orders and issue such directions to the importers and exporters as it may deem fit. अब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करेगा जो जो उसने रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए हैं उसके हिसाब से इंपोर्ट हो गया और एक्सपोर्ट होगी ड्रग्स की, और वो किसी भी पर्पज़ के लिए किसी भी सिनेरियो को देखते हुए कुछ ऑर्डर्स या कोई भी डायरेक्शन जो है वो इशू कर सकते हैं इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए जो उनको फॉलो करनी होंगी। Subsection 2. If in the opinion of federal government the public interest so requires, the federal government may by notification in official gazette. अब यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट जो है अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर्ड होगा, अगर कोई पब्लिक की ओपिनियन होगी, उसके हिसाब से जो फेडरल गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें बता सकता है, क्या क्या डायरेक्शन इशू कर सकता है, क्या क्या रूल्स बना सकता है। क्लॉज ए, direct that a drug or class of drugs specified in the notification or drugs generally shall not be imported or exported otherwise than under the authority of a license issued under this act. अब जैसे कि एक फार्मासिस्ट है वो विदाउट लाइसेंस जो है वो काम नहीं कर सकता, वो कोई रिटेल या डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप पे विदाउट लाइसेंस काम नहीं कर सकता, इसी तरह यहाँ पर वो किसी भी ड्रग्स को डायरेक्ट कर देंगे, वो डायरेक्शन इशू करेंगे कि ये ड्रग या ये क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होंगी, लेकिन वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती हैं जबकि कोई भी लाइसेंस उनको किसी स्पेसिफाइड या ऑथोराइज अथॉरिटी से उनको इशू हुआ होगा। Or except by an importer or exporter or through an indenter registered in accordance with the rule. अब indenter कौन है? A person who is representative for a foreign company, product or a person. अब जो क्लास ऑफ ड्रग या ड्रग है उसकी क्या है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगी, लेकिन क्या है अंडर वैलिड लाइसेंस, और या फिर जो भी इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर या इंडेंटर होंगे वो रजिस्टर्ड होंगे अकॉर्डिंग विद द रूल्स। Clause B. Direct that a drug or class of drugs specified in the notification shall not be imported except by an agency or government so specified. और क्या क्या वो अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे सकता है, वो डायरेक्ट कर देगा कोई भी ड्रग या क्लास ऑफ ड्रग है कि वो इम्पोर्ट नहीं होगी एक्सेप्ट बाय एजेंसी और गवर्नमेंट, सिर्फ वो जो गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि स्पेसिफाइड कर दिया है सिर्फ वो इम्पोर्ट कर सकती है, इसके अलावा और कोई भी जो भी इम्पोर्टर एक्सपोर्टर वो ये काम नहीं कर सकता। Clause C. Prohibit the import or export of any drug or class of drug specified in the notification. किसी भी ड्रग या क्लास ऑफ ड्रग को वो प्रोहिबिट कर सकते हैं उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, ठीक है। तो इसका ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एक लिस्ट इशू करेगी। फॉर एग्जांपल कोई भी ड्रग्स वो कह सकता है कि ये ड्रग्स हैं जो कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिर वो ये भी कह सकता है कि ये स्पेसिफाइड ड्रग कोई क्लास ऑफ ड्रग है जो कि सिर्फ एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ही उनको इंपोर्ट करेगी, और कुछ जो भी ड्रग्स हैं कुछ उनको क्या है पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर्ड होगा या कोई अगर वो एडवर्स वे कॉज कर रही होंगी तो क्या है वो प्रोहिबिट कर देगा उनकी इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट को। Subsection 3. Subject to subsection 1 and 2, only such drugs shall be imported which are on sale in the market of any of the Western European countries, USA, Japan, Australia or any other country as may be prescribed. अब यहाँ पर जो भी बातें रूल्स एंड रेगुलेशन फेडरल गवर्नमेंट ने सबसेक्शन 1 और 2 में बनाया है, ठीक है, तो ये सिर्फ उन ड्रग्स पे है जो कि इन सेल होंगे इन द मार्केट ऑफ एनी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, जितने भी कंट्रीज बता दी हैं वहाँ पे इन सेल होंगी, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को ही जो है वो पाकिस्तान इंपोर्ट कर सकता है। सेक्शन 5. रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। द ग्रांट ऑफ लाइसेंसेज, सबसेक्शन 1 ये है, द ग्रांट ऑफ लाइसेंसेज टू मैन्युफैक्चर ड्रग शैल बी रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद सच कंडीशंस and procedure as may be prescribed by a central licensing board
टू बी सेटअप बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अब जैसे हमने 4 में पढ़ा, सब सेक्शन 4 में कि क्या है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जी भी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा है। अब यहाँ पर ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, जो कि जहाँ भी ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनको सारे जो है वो रेगुलेट करेगा। अब जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी लाइसेंस रिक्वायर्ड है, इसी तरह मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग के लिए भी लाइसेंस के रिक्वायर्ड है। और इन सारे प्रोसीजर्स को, सारे रेगुलेशन और कंडीशंस को कौन जो है वो लुक आउट करता है, वो है सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड। And consisting of such representative of federal government and provincial government as may be prescribed। अब इसके सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड हैं, इसके मेंबर्स कौन कौन से होंगे, उसमें क्या है, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं। Subsection 2, the members of Central Licensing Board shall exercise such powers, including the powers of an inspector, as may be prescribed। अब जो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड हैं उसके मेंबर्स, उनके पास क्या पावर्स होंगी, एक इंस्पेक्टर के पास जो पावर्स हैं वो सारी पावर्स सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड के मेंबर्स के पास होंगी। Subsection 3, the Central Licensing Board shall, with the approval of federal government and by notification in official gazette, make regulation to regulate the conduct of its business। अब जो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड है वो फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल से खुद जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है कि वो अपने सारे सेटअप को प्रॉपरली जो है वो उसको मेंटेन कर सके, सबको रिकॉर्ड कर सके, जहाँ जहाँ ड्रग्स की मैन्युफैक्चर हो रही हैं, जहाँ पे उनको लाइसेंस रिक्वायर्ड है, सारी जो है वो इंस्पेक्शन सब चीज़ें जो है वो उसके लिए क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन वो बना सकता है। लेकिन क्या है, उसके लिए उसको फेडरल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। Subsection 4, any member of Central Licensing Board may at any time by writing under his hand address to the federal government resign his office। अब कोई भी मेंबर है फेडरल सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड का, वो क्या करेगा, क्या कर सकता है, वो फेडरल गवर्नमेंट को अपने अंडर बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस वो क्या है, रिज़ाइन कर सकता है अपने ऑफिस से, और shall vacate his office if the federal government being of opinion that in public interest it is necessary to do so required। या फिर अपना ऑफिस छोड़ सकता है अगर फेडरल गवर्नमेंट को ये लगे जैसे पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर्ड है, उस पर्सन के खिलाफ कोई कंप्लेन आ रही है या उसने कोई ऐसा काम किया है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर क्या करेगा, क्या है, वो रिज़ाइन कर सकता है अपने ऑफिस को या अपने ऑफिस को छोड़ सकता है। Subsection 5, subject to Subsection 4, a member of Central Licensing Board shall hold office for a prescribed period, एक्सेप्ट कंडीशन जो कि सबसेक्शन 4 में बता दी है, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम आ गया है, पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर्ड है जिसकी वजह से उसको रिसाइन दे रहा है या उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ रहा है, तो क्या है, लेकिन इसके अलावा जो भी मेंबर्स हैं सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड का, जो भी प्रिस्क्राइब पीरियड है वो अपना ऑफिस उस वक्त तक अपने ऑफिस में वहाँ पे काम करेगा, जो भी उसकी पोजीशन है उसके ऊपर सारी वो मेंटेन करेगा चीज़ें। Section 6, regulation of sale of drugs। The provincial government shall regulate the sale of drugs in the prescribed manner and may for the purpose make such orders and issue such direction to the importers, manufacturers, stockists, retailer and other dealers of drug as may deem fit। अब फेडरल गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो रेगुलेट करेगा सेल ऑफ ड्रग की, कि वो जो भी प्रिस्क्राइब मैनर्स बता दिए हैं, जो भी प्रोसीजर बता दिया है वो उसको फॉलो करे, उसको फॉलो करते हुए जो है वो सेल की ड्रग्स की सेल हो। इसके अलावा वो ऑर्डर्स भी इशू कर सकता है, वो डायरेक्शन इशू कर सकता है, जैसे हमने सबसेक्शन 4 में पढ़ा कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शन इशू कर रहा है, तो यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो किस चीज़ को डायरेक्शन इशू कर रहा है, इंपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, स्टॉकिस्ट को, रिटेलर्स को और जो अडल्ट डीलर्स हैं ड्रग्स के। सेक्शन 7, रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। Subsection 1, the federal government shall cause all the drugs to be registered in accordance with such conditions and procedure as may be prescribed। अब फेडरल गवर्नमेंट जो है ये कंपल्सरी है कि जो भी ड्रग है, जो भी सेल हो रही है, इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, वो एक क्या है, रजिस्टर्ड ड्रग होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए विद सब कंडीशंस एंड प्रोसीजर जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दी हैं। एंड फॉर दैट पर्पज सेटअप ए रजिस्ट्रेशन बोर्ड, और इस पर्पस के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन बोर्ड बनाया है। अब मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग के लिए क्या था, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड था, और
रजिस्ट्रेशन और ड्रग के लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन बोर्ड फेडरल गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, कंसिस्टिंग ऑफ सच मेंबर्स ऑफ पर्सन प्रोसेसिंग सच क्वालिफिकेशन एज में बी प्रिस्क्राइब। और उसके जो मेंबर्स होंगे वो क्या है, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी वो सेट कर देंगे, उसके हिसाब से हायरिंग होगी और फिर वहाँ पर काम करेंगे। एक्सप्लेनेशन, in this section drugs means drugs which are in finished form ready for use। अब यहाँ पर जो ड्रग का वर्ड यूज़ हो रहा है वो है फिनिश फॉर्म के लिए, रेडी टू यूज़, यानी कि वो मार्केट में सेल होने के लिए वो रेडी है इस्तेमाल करने की। यहाँ पर कोई भी अंडर प्रोसेस ड्रग की बात नहीं हो रही है, फिनिश्ड फॉर्म की बात हो रही है जिसको आप यूज़ कर सकें। सबसेक्शन 2, The members of registration board shall exercise such powers including power of inspector as may be prescribed। ये पहले भी हम सेक्शन 4 में पढ़ चुके हैं कि जो मेंबर्स हैं, सेक्शन 5 में सॉरी, जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड के मेंबर्स हैं उनके पास भी क्या पावर्स होंगी, जो पावर्स एक इंस्पेक्टर के पास होती हैं। सबसेक्शन 3, The registration board shall with the approval of federal government and by notification in official gazette make regulation to regulate the conduct of its business। अब सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड की तरह रजिस्ट्रेशन बोर्ड भी क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है बट विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। Subsection 4, any members of registration board may at any time by writing under his hand address to the federal government resign his office or shall vacate his office if the federal government being of opinion that in the public interest इट इज़ नेसेसरी टू डू सो। अब जैसे हमने सेक्शन 5 में पढ़ा कि वहाँ पर सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड था, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बोर्ड है। बाकी बात सिर्फ वही है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर्ड होगा तो जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड का मेंबर है वो अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर सकता है, रिज़ाइन कर देगा या फिर उसको ऑफिस को छोड़ देगा। सबसेक्शन 5, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4, द मेंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बोर्ड शैल होल्ड ऑफिस फॉर द प्रिस्क्राइब पीरियड। इसके अलावा जो भी रजिस्ट्रेशन बोर्ड का मेंबर होगा वो अपने ऑफिस को प्रिस्क्राइब पीरियड, अगर उनको 4 साल की टर्म के लिए उनको अपॉइंट किया गया है या जितने भी साल के लिए उनको अपॉइंट किया गया है वो उसको पूरा करेंगे, एक्सेप्ट जो भी कंडीशन सबसेक्शन 4 में आ गई हैं उनके अलावा जो भी मेंबर्स होंगे। सबसेक्शन 6, द फेडरल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट फिक्स द डेट आफ्टर विच नो ड्रग विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड शैल बी अलाउड टू बी एक्सपोर्टेड, इम्पोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड, स्टोर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और सोल्ड। अब फेडरल गवर्नमेंट जो है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक डेट फिक्स कर देगा, एक डेडलाइन बता देगा कि इस डेडलाइन के बाद कोई भी जो अनरजिस्टर्ड ड्रग होगी, जो कि रजिस्टर्ड नहीं होगी, वो ना सेल हो सकती है, ना डिस्ट्रीब्यूट, ना मैन्युफैक्चर, ना इंपोर्ट, ना ही एक्सपोर्ट हो सकती है। तो उस फिक्स डेज के तक जो है वो सबको अपनी जो ड्रग्स हैं वो रजिस्टर्ड करवा लेनी है, उसके बाद कोई भी ड्रग जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होगी। Subsection 7, a person applying for registration of drugs shall furnish such information in respect of drugs as may be prescribed। एक पर्सन जो है वो अप्लाई कर रहा है ड्रग की रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको देनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अप्लाई साथ अटैच करने हैं जब वो रजिस्ट्रेशन बोर्ड को अप्लाई कर रहा है। तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी ड्रग से रिलेटेड, इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स एफिकेसी, कि जो भी ड्रग जिस ड्रग के लिए अप्लाई कर रहा है उसकी क्या है एफिकेसी के बारे में इंफॉर्मेशन हो, सेफ्टी के बारे में और क्वालिटी के बारे में, और एज बी रिक्वायर्ड बाय द रजिस्ट्रेशन बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स। और जो भी इंफॉर्मेशन जो कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड उनसे मांगे, जो भी रिक्वायर्ड करे कि वो ड्रग को एवेल्युएट कर सकें और उसके बाद उसको रजिस्टर्ड कर सकें, वो सारी इंफॉर्मेशन और पर्सन को अब जब वो अप्लाई कर रहा है तो उसको प्रोवाइड करनी है। Subsection 8, single ingredient drug shall be registered generally by their generic names। जो भी सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग होंगी उनको उनके जेनेरिक नेम के साथ रजिस्टर्ड किया जाएगा। By the compound drug shall be registered generally by their proprietary name। और जो कंपाउंड ड्रग्स हैं वो उनके प्रोप्राइटरी नेम के साथ रजिस्टर्ड किए जाएंगे। एक्सप्लेनेशन, इन दिस सबसेक्शन क्लॉज A, single ingredient drug means drugs containing one active ingredient। सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग की उन्होंने मजीद एक्सप्लेनेशन दे दी है कि वो ड्रग जिनमें सिर्फ एक एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, और कंपाउंड ड्रग कौन सी हैं जिसमें मोर देन वन एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, वो कंपाउंड ड्रग्स हैं। और कंपाउंड ड्रग को उनके प्रोप्राइटरी नेम के साथ रजिस्टर किया जाएगा, जो कि उनका ब्रांड नेम होगा उसके साथ रजिस्टर किया जाएगा।
Subsection 9, the registration of drug shall be subject to such condition as may be prescribed. Subsection 10, where the registration board registered a drug, जब भी जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड है वो कोई भी ड्रग रजिस्टर करेगा, इट शैल इन्फॉर्म द पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। एक ड्रग उसने रजिस्टर कर दी है तो सबसे पहले क्या करेगा, वो उस शख्स को इन्फॉर्म करेगा जिसने अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इट्स हैविंग डन सो, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वो इन्फॉर्म करेगा कि ये पर्सन है जिसने ड्रग के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था और ये ड्रग रजिस्टर हो गई है। तो फिर अब यहाँ पर क्या हमने पढ़ा कि जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड है वो रजिस्टर ड्रग रजिस्टर करने के बाद किसको, उस बंदे को इन्फॉर्म करेगा जिसने अप्लाई किया था और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, एंड ऑफ द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, और वो कंडीशन भी बता देंगे उस बंदे को भी और उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी कि ये कंडीशन है जिसकी बेस पर ये ड्रग रजिस्टर्ड हुई है। Subsection 11, if the registration board on the basis of information received or inquiry conducted by it is of opinion that फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो और उस पर कोई इंक्वायरी कंडक्ट होती है, और वो क्या 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 इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं। क्लॉज ए, द रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग वॉज प्रोक्योर्ड बाय फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, कि जो ड्रग रजिस्टर्ड हुई है वो फ्रॉड के ज़रिए हुई है या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन थी जिसके बेसिस पे उन्होंने ड्रग रजिस्टर करवाई है। Clause B, the circumstances in which a drug was registered no longer exist. कोई ऐसे circumstances हो गई हैं, सो जैसे अभी कोविड की सिचुएशन थी, इसमें क्या था कि बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है वो बंद हो गई, तो क्या था ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हुए जिसकी वजह से वो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, फिर उसकी सेल बंद हो गई, तो उनको रजिस्ट्रेशन बोर्ड को ये पता चले कि जो ड्रग रजिस्टर्ड है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है मार्केट में अब। Clause C, there has been a violation of condition subject to which a drug was registered, या फिर जिन कंडीशन की बेस पे रजिस्टर की गई थी ड्रग वो वायलेशन हो रही है। जैसे हमने सबसेक्शन 10 में भी पढ़ा कि जब बोर्ड जो है रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो है वो रजिस्टर कर लेगा कोई ड्रग तो उस पर्सन को अप्लाई करेगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अप्लाई करेगा और वो कंडीशन भी बता देंगे कि इस कंडीशन पे ड्रग रजिस्टर्ड हुई है। अब जब वो उन कंडीशन को फॉलो ही नहीं करेगा तो फिर क्या है, वायलेशन ही है ना। Clause D, it is necessary in the public interest so to do, या फिर कोई ऐसी ड्रग है जो कि कोई साइड इफ़ेक्ट कॉज कर रही है तो क्या है उसका नुकसानदेह है वो लोगों के लिए, तो इसकी बेस पर रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो है उसको ये ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उस पर इंक्वायरी कंडक्ट होती है। The registration board may, after affording to the person on whose application the drug was registered, अब ये सारी अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन बोर्ड को मिलती है तो वो सबसे पहले किसको कांटेक्ट करेगा, जिस पर्सन ने अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के लिए। तो रजिस्ट्रेशन बोर्ड क्या करेंगे, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट द एक्शन प्रोपोज टू बी टेकन, वो उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो कॉज शो करे कि जो भी एक्शन हुआ है चाहे वो मिस रिप्रेजेंटेशन का है या फिर फ्रॉड का है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट का है या फिर जो भी वॉलेशन है कंडीशन का, जो भी उसकी कंप्लेन है तो वो उसको अपॉर्चुनिटी देंगे उस पर्सन को जिसने अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन के लिए कि वो कॉज शो करे कि क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये कंप्लेन आ रही है। Cancel or suspend the registration or specify any further condition to which the registration shall be subject. अब सारी उसकी शो कॉज जो है वो सुन के सारी उस पर्सन की उसको अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपनी कॉज शो करे। वो सारी हेयरिंग के बाद क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन बोर्ड फैसला करेगा कि इसको कैंसिल करना है रजिस्ट्रेशन को या फिर सस्पेंड करना है या फिर फर्दर कोई कंडीशन उनके ऊपर लगानी है कि अगर रजिस्टर्ड रहती है ड्रग तो फिर क्या क्या कंडीशन उसके ऊपर इम्पोज होगी। एंड इन्फॉर्म सच पर्सन एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली, उसके बाद जो भी फैसला होगा उस पर्सन को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा। इस सब सेक्शन में बात यह है कि अगर रजिस्ट्रेशन बोर्ड को कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी फ्रॉड की, मिसरिप्रेजेंटेशन की या कोई कंडीशन की वॉलेशन की या कोई पब्लिक की तरफ से कोई कंप्लेन है, ऐसी कोई भी कंडीशन मिलती है, कोई भी कंप्लेन मिलती है तो रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो है वो इंक्वायरी कंडक्ट करता है और जिस पर्सन ने वो ड्रग रजिस्टर करवाई होती है उसकी टाइप ऑफ हेयरिंग होती है, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो कॉज शो करे कि ऐसा क्यों है, ये कंप्लेन क्यों आ रही है।
और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन बोर्ड ये फैसला करता है कि इस ड्रग को कैंसिल, इसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहिए या सस्पेंड करना चाहिए, या फिर अगर ये ड्रग रजिस्टर्ड ही रहती है तो कौन कौन सी कंडीशन है जो उसके ऊपर अप्लाई करनी चाहिए। जो भी फैसला होगा उसमें क्या है, जो भी वो कैंसिल का हो या सस्पेंड का हो या फिर फर्दर कंडीशन अप्लाई करने का हो, वो सारी जो भी फैसला होगा उसको उस पर्सन को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अप्लाई इन्फॉर्म किया जाएगा। जैसे कि पहले जब ड्रग रजिस्टर्ड हुई थी तो इन्फॉर्म किया गया था, इसी तरह इस फैसले के बारे में भी दोनों को इन्फॉर्म किया जाएगा। Subsection 12. The provincial government shall take all such steps as may be necessary to ensure compliance with the conditions subject to which a drug is registered and to prevent the manufacture or sale of a drug. अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो सारे स्टेप्स लेगा किसी भी ड्रग की रजिस्टर के लिए या किसी भी रजिस्टर्ड ड्रग की मैन्युफैक्चर और सेल के लिए, अगर विच हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड, कोई ऐसी ड्रग है जो रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर द रजिस्ट्रेशन ऑफ which has been cancelled or stand suspended, या फिर कोई ऐसी ड्रग है जिसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल या सस्पेंड कर दिया गया था। तो इन दोनों कंडीशन में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो सारे नेसेसरी स्टेप लेगी कि उस ड्रग की जो है वो मैन्युफैक्चर को और सेल को प्रिवेंट किया जाए। सेक्शन 8, पाकिस्तान नेशनल फॉर्मूलरी। The federal government shall compile and publish in Official Gazette Pakistan National Formulary comprising all drugs allowed to be imported, manufactured or sold, and such formulary may be reviewed and modified from time to time. अब पाकिस्तान नेशनल फॉर्मूलरी जो है इसमें क्या है कि फेडरल गवर्नमेंट ने सारे वो ड्रग्स जो कि इंपोर्ट हो सकती हैं, मैन्युफैक्चर्ड हैं, सोल्ड हैं, ये सारी एक फॉर्मूलरी में उन्होंने सारी बता दी हैं, सारी इन्फॉर्म कर दिया है। और ये फॉर्मूलरी जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। सपोज़ अगर कोई नई ड्रग रजिस्टर्ड हुई है और वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो सकती है या उसको उसके बाद वैलिड लाइसेंस है, तो फिर क्या है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको फॉर्मूलरी में ऐड करता जाएगा। तो इसलिए ये रिव्यू भी की जाती है, कोई ड्रग है जिसको प्रोहिबिट कर दिया गया है उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चर से, तो टाइम टू टाइम इसलिए अपडेट होगी कि कोई ड्रग जो कि प्रोहिबिट हो गई हैं उनको एक्सक्लूड किया जाए और कोई नई ड्रग है जो कि मार्केट में यूज़ हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, तो उसको ऐड कर लिया जाए। सेक्शन 9, एपीलेट बोर्ड। अब एपीलेट बोर्ड क्यों बनाया? एपीलेट बोर्ड में क्या है कि अगर कोई पर्सन है, कोई रजिस्ट्रेशन बोर्ड का कोई डिसीजन है, सपोज़ अगर कोई इसकी ड्रग है उसको सस्पेंड या कैंसिल कर दिया है, या फिर सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड की तरफ से कोई डिसीजन है, लाइसेंसिंग बोर्ड किसी भी बोर्ड की तरफ से कोई भी अगर डिसीजन आता है और वो उस पर्सन को लगता है कि वो उसके ख़िलाफ़ आया है, वो उससे नाखुश है, तो वो क्या है कि वो अपीलेट बोर्ड में वो अपील कर सकता है कि जो डिसीजन आया है उसके ऊपर नज़रसानी की जाए, उसको दोबारा रिव्यू किया जाए। द फेडरल गवर्नमेंट शैल इन अकॉर्डेंस विद द रूल कंस्टिट्यूट एन appellate board for the disposal of appeals preferred by a person agreed by any decision of Central Licensing Board, Registration Board or Licensing Authority, or a board or authority to which the powers of federal government under Section 12 have been delegated under Section 3 of that section. तो फेडरल गवर्नमेंट ने ही अपीलेट बोर्ड जो है बनाया है, जिसमें क्या है, कोई पर्सन है वो किसी भी डिसीजन की वजह से नाखुश है, ग्रीव्ड है, तो वो क्या करेंगे कि वो अपनी अपील दायर कर सकते हैं कि इसमें अपीलेट बोर्ड में अगर कोई भी डिसीजन आया है सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड की तरफ से, रजिस्ट्रेशन बोर्ड की तरफ से, या किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ से, या किसी भी डिसीजन की रिवीजन के लिए। सबसेक्शन 2, द अपीलेट बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ सच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेडरल गवर्नमेंट and the provincial government including a chairman as the federal government may from time to time appoint. जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो भी मेंबर्स होंगे अपीलेट बोर्ड के, उसमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इंक्लूडिंग चेयरमैन, और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम इनको अपॉइंट करेगा। सबसेक्शन 3, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4, द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ अपीलेट बोर्ड शैल होल्ड ऑफिस फॉर द प्रिस्क्राइब पीरियड। और जो चेयरमैन या कोई भी मेंबर्स होंगे अपीलेट बोर्ड के, वो अपने ऑफिस को प्रिस्क्राइब पीरियड के लिए, सपोज अगर 4 साल की टर्म है या 5 साल की टर्म है, तो उसके लिए वो अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे। सबसेक्शन 4, द चेयरमैन एंड एनी अदर मेंबर ऑफ अपीलेट बोर्ड मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द फेडरल गवर्नमेंट resign his office or shall vacate his office if the federal government being of opinion that in public interest it is necessary to do so required. ये वही है जैसे हमने रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग पढ़ा था और रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग में पढ़ा था, इसी तरह ये रूल भी जो है वो अपीलेट बोर्ड के मेंबर्स के लिए भी है। तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं या शैल वेकेट ऑफ हिज ऑफिस
अगर जो है फेडरल गवर्नमेंट जाएगा या कोई पब्लिक का ओपिनियन होगा, पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर्ड होगा, तो उसकी बेसिस पे ये फैसला हो सकता है। Subsection 5. The members of appellate board shall exercise such powers including power of inspector. appellate board के members के पास भी वो powers होंगी जो एक power inspector के पास होती है। Subsection 6. The appellate board may appoint expert for the purpose of detailed study of any specified matter before it. appellate board के बाद जो भी अपील आएगी किसी पर्सन की, तो उसने क्या है एक्सपर्ट अपॉइंट किए हुए हैं, क्योंकि डिटेल स्टडी करेंगे उस मैटर की। ठीक है, उसका फैसला करने से पहले, उसकी हेयरिंग से पहले वो सारी डिटेल्स करेंगे उस केस के बारे में, और उसके लिए क्या है वो एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकते हैं। सबसेक्शन 7. Appellate board with the approval of federal government and by notification in official gazette make regulation to regulate the conduct of its business. अब जो एपिलेट बोर्ड है वो रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है किसकी तरह, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड और रजिस्ट्रेशन बोर्ड की तरह। जिस तरह वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे थे, इस तरह एपिलेट बोर्ड के पास भी ये पावर है कि वो ये काम कर सकता है। Subsection 8. The appellate board shall meet at least every month and shall decide any appeal preferred to it within 60 days of receipt of an appeal unless the board is prevented from doing so for sufficient cause to be recorded. अब जो appellate board है उसके मेंबर्स को क्या है, एटलीस्ट मंथ में एक दफ़ा उनको मिलना है, एक मीटिंग उनकी होगी जिस पर वो डिसाइड करेंगे जो भी अपील आ गई है और उस पर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना है, क्या डिसीजन करना है, और जो भी अपील आती है रिसीव होती है उनको अपील, उसके विदिन 60 डेज़ में जो है वो उसका आंसर करना होता है, उसका डिसीजन उस पर देना होता है। 60 डेज से ज़्यादा का टाइम उस कंडीशन में हो सकता है कि द बोर्ड इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो फॉर सफिशिएंट कॉज, किसी भी रीज़न की वजह से जो बोर्ड है वो अपीयर नहीं हो पा रहा है या बोर्ड अपने रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा प्रॉपर, तो इस वजह से 60 डेज से ऊपर का टाइम हो सकता है। लेकिन 60 डेज़ का टाइम है जिसमें जो है वो डिसाइड करेंगे कोई भी अपील आई है तो उस पर क्या रिस्पॉन्ड करना है, उस पर डिसीजन क्या करना है, इस डिसीजन को सेम रखना है या उसको चेंज करना है। बोर्ड के पास इस तरह की कॉजेज़ हैं जिसकी बेस पर उन्होंने ये फैसला किया, तो फिर उस पर जो है वो 60 डेज से ऊपर का टाइम हो सकता है। 9A. अपील्स टू द प्रोविंशियल एपिलेट अथॉरिटी। Subsection 1. Any person aggrieved by any decision of licensing authority may prefer appeal to provincial appellate authority. अब यहाँ पर सिर्फ लाइसेंसिंग अथॉरिटी की बात आई है कि अगर कोई पर्सन है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के डिसीजन से एग्री नहीं करता है तो वो क्या कर सकता है, वो प्रोविंशियल एपिलेट अथॉरिटी में भी अप्लाई कर सकता है। Subsection 2. The provincial government shall constitute a provincial appellate authority for the disposal of appeal preferred under subsection 1 as may be prescribed. जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसने कॉन्स्टिट्यूट किया है प्रोविंशियल एपिलेट अथॉरिटी को फॉर द डिस्पोजल ऑफ अपील्स, जो कि सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी के किसी डिसीजन से पर्सन एग्री नहीं करता तो वो प्रोविंशियल एपिलेट अथॉरिटी में अप्लाई कर सकता है। तो वो जो प्रोविंशियल एपिलेट अथॉरिटी है वो इस तरह की अपील्स को डील करता है। सेक्शन 10. एक्सपर्ट कमिटीज़। Subsection 1. The federal government may constitute committees of expert on drugs evaluation. अब फेडरल गवर्नमेंट है उसने क्या है एक्सपर्ट कमेटीज़ बनाई है ऑन ड्रग वैल्यूएशन, ऑन पाकिस्तान फार्माकोपिया, ऑन एडवर्टाइजिंग एंड ऑन सच अदर मैटर एज मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। फेडरल गवर्नमेंट ने कमेटीज़ ऑफ एक्सपर्ट बनाई हैं फॉर एवेल्यूएशन ड्रग, जो भी ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही हैं, जो भी रजिस्टर्ड हो रही हैं, क्या है उनके एवेल्यूएशन के लिए, ऑन पाकिस्तान फार्माकोपिया के टाइम टू टाइम उनको अपडेट किया जाए, ऑन एडवर्टाइजिंग और कोई भी मैटर जो कि नेसेसरी हो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको देखने के लिए, उस पर एवेल्यूएशन के लिए एक्सपर्ट कमेटीज़ फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई हैं। Subsection 2. Such committees constituted under subsection 1 shall consist of such members as federal government may appoint from time to time. अब इसके मेंबर्स कौन होंगे जो कि फेडरल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपॉइंट करेगा, एंड ईच मेंबर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। और ये फेडरल हर जो मेंबर्स हैं वो अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट जितना उनको टाइम के लिए अपॉइंट करेगा, जिससे हमने पीछे भी पढ़ा है
तो वो उस टाइम तक अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे और एज ए एक्सपर्ट ऑफ दीज कमिटीज़ वो काम करेंगे. Section 11 Provincial Quality Control Board. Subsection 1 Each provincial government shall set up a provincial quality control board consisting of such members including chairman as the government may appoint from time to time. अब यहाँ पर provincial quality control board का बता दिया है कि उसको किसने सेटअप किया है. पीछे हमने पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड है उसको फेडरल गवर्नमेंट ने सेटअप किया. इसी तरह अब यहाँ पर जो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है, क्योंकि ये प्रोविंशियल बेस पे है तो इसलिए इसे कौन सेटअप कर रहा है, इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटअप कर रही है. और इसके मेंबर्स कौन से हैं, इसमें चेयरमैन है जिसको गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम अपॉइंट करती है. The chairman and other members of Provincial Quality Control Board shall hold office during the pleasure of provincial government on such terms and conditions as the government may determine. अब जो चेयरमैन है, ये जो भी मेंबर्स हैं प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के, वो एक टाइम पीरियड जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी, वो अगर 4 साल के लिए उसने अपॉइंट किया है या 5 साल के लिए अपॉइंट किया है, ठीक है, तो वो अपना टाइम पीरियड वहां पर पूरा करेंगे. और जिन टर्म्स एंड कंडीशन पर गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करेगी वो उनको पूरा करेंगे. यानी कि जिस पोस्ट के लिए वो उसको अपॉइंट करेंगे वो उस पोस्ट पे रहेंगे, अपना टाइम पीरियड उसको पूरा करेंगे. सबसेक्शन 3 The provincial government shall appoint a person to be the secretary of Provincial Quality Control Board and provide the board with such staff as the provincial government may consider necessary. अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है चेयरमैन या जो भी प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के मेंबर्स हैं उनके अलावा एक सेक्रेटरी भी जो है वो अपॉइंट करेगी. किसके लिए, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के लिए. और जो है बोर्ड है उसको जो भी नेसेसरी स्टाफ है वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगा. उसको लगेगा कि इस स्टाफ की जो एक्स्ट्रा स्टाफ की है, उसको क्लरिकल स्टाफ है, उसकी जरूरत है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उसको अपॉइंट करेगी. Subsection 4 Provincial Quality Control Board with the approval of provincial government and by notification official gazette make regulation to regulate the conduct of its business. जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि जो दूसरे बोर्ड्स हैं वो भी क्या है, अपनी क्वालिटी को, अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए जो भी अगर रेगुलेशंस बनाना चाहते हैं तो फिर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अप्रूवल से बना सकते हैं, जो कि ऑफिशियल गजट में वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो पब्लिश होंगी और फिर वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी. Subsection 5 The following shall be the powers of and functions of Provincial Quality Control Board namely. अब यहाँ पर powers और functions आ गए हैं जो कि Provincial Quality Control Board के हैं. वो क्या क्या हैं? To inspect any premises where any drug is being or is to be manufactured or sold, and to recommend to the appropriate authority the cancellation and suspension of license to the manufacturer or sale drug granted to any person who is found to be contravening or have to be contravene any of the provision of this act. अब क्लॉज ए में क्या है कि प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इंपॉर्टेंट फंक्शन या उसका पावर ये है कि वो किसी भी प्रेमिसेस को इंस्पेक्ट कर सकता है जहां पे ड्रग रखी गई है, जहां पर ड्रग मैन्युफैक्चर्ड हो रही है, जहां पर सोल्ड हो रही है. और फिर जब वो वहां की इंस्पेक्शन करेगा और उसको वहां लगेगा कि यहाँ पर कोई कंट्रावेंशन हो रही है, यहाँ पर कोई खिलाफ वर्जी हो रही है, यहाँ पर लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो वो क्या करेगा, वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को वहां पे इन्फॉर्म करेगा. सपोज अगर रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग कोई वो कंट्रावेंशन देखेगा तो क्या है, रजिस्ट्रेशन बोर्ड को वो इन्फॉर्म करेगा. इसी तरह लाइसेंस के लिए कोई इलीगल वो देखेगा कि लाइसेंस इलीगली यूज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, लाइसेंसिंग बोर्ड को इन्फॉर्म करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कैंसिलेशन और सस्पेंशन वो जो भी है कि वो उसको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अपनी एप्लीकेशन देगा कि ये यहाँ पर जो है वो कंट्रावेंशन हो रही है, यहाँ पर रूल्स की वायलेशन हो रही है, तो क्या करें, या तो इसको कैंसिल कर दें ये अगर रजिस्ट्रेशन है या लाइसेंस है, या फिर इसको सस्पेंड कर दें. और सेल ड्रग या कैंसिल कर देंगे, सस्पेंड करते हैं. ऑफ द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर और सेल ड्रग ग्रांटेड टू एनी पर्सन, या अगर वो मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस प्रोवाइड किया गया था या सेल के लिए प्रोवाइड किया गया था किसी पर्सन को, और वो ये पता चलता है कि वो खिलाफ वर्जी कर रहा है, कंट्रावेंशन कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को वो इन्फॉर्म करेगा और वो फिर आगे प्रोसीड करेंगे. तो ये है एक पावर प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की. क्लॉज बी क्या है, टू स्क्रूटिनाइज. स्क्रूटिनाइज मीन इंस्पेक्ट करना या केयरफुली एग्जामिन करना द रिपोर्ट्स ऑफ प्रोविंशियल इंस्पेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट.
अब किसी प्रोविंशियल इंस्पेक्टर की कोई रिपोर्ट है, उसने बनाई है, सपोज अगर प्रोविंशियल इंस्पेक्टर ने किसी जगह पे इंस्पेक्ट किया है, किसी प्रेमिसेस है, कोई मैन्युफैक्चरिंग जगह है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन या सेल की जगह है, प्रेमिसेस है, तो वहां पर क्या है, उसने कोई रिपोर्ट बना के भेजी है प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को। अब वो उसको केयरफुली एग्जामिन करेगा, उसको डीपली देखेगा कि क्या इसकी रिपोर्ट ठीक है, क्या वाकई वहां पे कंट्रावेंशन हो रही है या नहीं। एंड रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। अब गवर्नमेंट एनालिस्ट का क्या काम है कि जो भी ड्रग प्रिवेंशन इंस्पेक्टर उसको भेजेगा या कोई भी इंस्पेक्टर उसको टेस्टिंग के लिए भेजेगा, तो वो उस पर टेस्टिंग करके केयरफुली टेस्टिंग करेगा और फिर उसकी रिपोर्ट बनाकर प्रिवेंशन क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को भेजेगा। तो अब ये प्रिवेंशन क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के काम क्या है कि वो दोनों इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट एनालिस्ट उन दोनों की जो है वो रिपोर्ट्स को डीपली एग्जामिन करेगा जो कि उनके पास भेजी गई थी, और इसके अलावा and issue instruction to the inspectors as to action to be taken on such reports। ठीक है, और उसके बाद वो इंस्पेक्टर को ऑर्डर्स देगा कि अब वो ये इन चीजों पर ये एक्शन ले रहे। ठीक है, वो उनको बता देगा कि आप ये एक्शन ले सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन बोर्ड में अप्लाई करें कैंसिलेशन के लिए बंदे की या इसके लाइसेंस की सस्पेंशन के लिए। ठीक है, तो वो इसको इंस्ट्रक्शन दे देगा इंस्पेक्टर को कि क्या एक्शन उसने लेना है इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। Provided that the Prevention Quality Control Board may specify the class of cases in which the prevention inspector may make a complaint to the drug court। अब Prevention Quality Control Board जो है वो क्लासिफाई कर देगा कुछ ड्रग्स को, कुछ केसेस को, किसके लिए, प्रिवेंशन इंस्पेक्टर के लिए, कि वो बजाय इसके कि प्रिवेंशन क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को रिपोर्ट भेजे और उसके बाद प्रिवेंशन क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड उसको कोई ऑर्डर्स दे और फिर वो कोई एक्शन ले, तो इसके बजाय क्या है कि वो कुछ स्पेसिफाई करता है केसेस को कि अगर ये केस हो तो वो डायरेक्ट जो है वो ड्रग कोर्ट में चला जाए, और टू टेक एनी अदर एक्शन विदाउट द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, प्रिवेंशन क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के कोई भी इंस्ट्रक्शन के अलावा वो सीधा जो है वो ड्रग कोर्ट चला जाए। वो स्पेसिफाई कर देगा कि इन केसेस में वो ये प्रिवेंशन इंस्पेक्टर जो है वो ये काम कर सकता है। नेक्स्ट इज क्लॉज सी, टू एक्सरसाइज ऑल पावर्स ऑफ एन इंस्पेक्टर अंडर दिस एक्ट एंड द रूल्स। क्लॉज डी, टू एडवाइज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन वे एंड मीन्स टू इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर इन द प्रोविंस। और क्या पावर है और क्या फंक्शन है प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो है वो एडवाइस कर सकता है इन विच वे के इंश्योर किया जा सके जो कि मैन्युफैक्चर हो रही है, जितनी भी ड्रग्स प्रोविंस में मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनकी क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर किया जा सके। क्लॉज ई, टू एसर्टेन द नेम्स ऑफ सच डायरेक्टर, पार्टनर्स, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, कॉर्पोरेशन, फर्म और इंस्टीट्यूशन हु आर प्राइमा फेशी। प्राइमा फेशी का क्या मतलब है, बेस्ड ऑन फर्स्ट इंप्रेशन, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन में अगर किसी ने कोई चीज देखी है, सपोज इंस्पेक्टर है, उसने एक जगह विजिट किया है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है और वहां पे उसने फौरन से देख लिया कि कॉन्ट्रावेंशन हो रही है, वायलेशन हो रही है, तो वो क्या होगा, वो प्राइमा फेशी होगा, वो उसी को ही सच मान लेके उसके ऊपर उस पर केस कर देगा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो प्रिवेंशन क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है उसकी पावर्स में क्या आ रहा है कि वो इंश्योर करे कि जो डायरेक्टर, पार्टनर या एम्प्लॉय जो भी है हु आर प्राइमरी फेशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में ही वो इस जो ऑफेंस है उसके कमीशन में वो इन्वॉल्व हैं, वो एम्प्लॉय हैं, वो कोई भी पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं उसको कंट्रावेंशन में। ठीक है, तो फिर क्या होगा, under this act or the rule and allow inspector to institute prosecution only against such person। तो पहले तो ये है कि फाइंड आउट करना है कि कौन सा पर्सन है जो कि इस चीज में इन्वॉल्व है कमीशन ऑफ ऑफेंस में। ठीक है, अगर इंस्पेक्टर ने देख लिया है फर्स्ट इंस्टेंस में ही, फर्स्ट इंप्रेशन में ही उसने ये देख लिया है कि वहां पे कंट्रावेंशन हो रही है, वायलेशन हो रही है, क्योंकि प्राइमरी फेशी का मतलब यही है कि बेस्ड ऑन फर्स्ट इंप्रेशन, और वो उसी को ही सच मान लेगा अनलेस एंड अनटिल कि कोई प्रूफ जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो जब तक कोई प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा वही बात सच होगी। तो इसमें क्या है कि डायरेक्टली क्या करेगा, प्रिवेंशन क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड जो है इंस्पेक्टर को अलाउ करेगा कि इस पर्सन के लिए के अगेंस्ट जो है वो लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दे। ठीक है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो एम्प्लॉय है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, कंपनी का, जो कि इस कमीशन ऑफ ऑफेंस, इस ऑफेंस को कमिट करने में इन्वॉल्व है, तो उसके अगेंस्ट, उस पर्सन के अगेंस्ट जो है वो लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज क्लॉज एफ,
to conduct annual validation of all instruments in the provincial drug testing laboratories and do recommend MIA to upgrade such laboratories if required. अब क्या है, गवर्नमेंट एनालिस्ट है, वहां पे उसने ड्रग की टेस्टिंग करनी है, उसको एनालाइज करना है, उस पर रिपोर्ट बनानी है. जब तक जो है वो इंस्ट्रूमेंट सही काम नहीं कर रहे होंगे तो क्या है, टेस्टिंग हो ही नहीं सकेगी, रिपोर्ट्स नहीं बन सकेगी, पता भी नहीं चल सकेगा कि कंट्रावेंशन हुई है या नहीं हुई, या ड्रग ठीक है या नहीं है. तो क्या है कि हाँ, जो भी जितने भी लेबॉर्ट्रीज हैं, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज हैं, वहाँ पर क्या है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी एनुअल वैलिडेशन होनी चाहिए, और उनको और जो भी हैं टाइम टू टाइम उन लेबॉर्ट्रीज को अपडेट करना चाहिए कि अगर कोई नई इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं तो वहाँ पर उनको इंस्टॉल किया जाए, और फिर उनको इस्तेमाल करने का तरीका भी आना चाहिए. Clause G. Identify and accredit on payment of fee other laboratories in the province with the suitable facilities and expertise. अगर कोई ऐसी टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है जहां पर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है, और जो गवर्नमेंट लेबॉर्ट्रीज हैं, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज, वहां पर कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वहां पर कोई प्रॉपर जो है वो स्टाफ अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे कि जो ड्रग है उसको टेस्ट किया जा सके, तो क्या होगा कि प्रोविंस में अगर कोई और इसी तरह की फैसिलिटीज की कोई लेबॉर्ट्री है, सपोज कोई प्राइवेट लेबॉर्ट्री है, तो क्या है, उनको फी पे करके तो वहां से टेस्टिंग करवाई जा सकती है. Clause H. To conduct training programs to upgrade government analysts and for improving their knowledge according to latest analytical methods and technology. जिस तरह इंस्ट्रूमेंट को जो है वो उनके एनुअल वैलिडेशन करनी चाहिए, उनके जो है वो लेबॉर्ट्रीज को अपडेट करना है, इसी तरह जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है उसके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए कि जो भी अगर नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं या नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए, उसको सिखाया जाए, उसके बाद ये नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को यूज करना है. Clause I. To specify by general or special order the drug which may be sent for test and analysis to the notifying drug laboratory for drug testing and analysis. और ये स्पेसिफाई करना है कि ये जो ड्रग है जो टेस्ट और एनालिसिस के लिए भेजी जा रही है वो किस जो है वो लेबॉर्ट्री में भेजी जा रही है, चाहे आया कि वो प्रोविंशियल बेस पे है, गवर्नमेंट कोई टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, या फिर वो कोई प्राइवेट है. तो एक ऑर्डर पास होगा या एक ऑर्डर या कोई भी एक इशू करेंगे, कोई नोटिफिकेशन इशू करेंगे कि ये जो ड्रग है वो टेस्ट और एनालिसिस के लिए वो नोटिफाइड ड्रग लेबॉर्ट्री में जा रही है, और कौन सी लेबॉर्ट्री है, प्रोविंशियल लेवल पे है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है. Clause J. To submit a monthly reports of decisions and activities to the federal government and the provincial government. अब जो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है और उसके क्या फंक्शन है, पावर, उसके फंक्शन में क्या आ रहा है कि उसको मंथली रिपोर्ट सबमिट करवानी है, जो जो उसने डिसीजन दिए, जो जो उसने एक्टिविटीज की, जो जो उसने एक्शन करने के लिए इंस्पेक्टर को कहा कि वो इस चीज पर ये एक्शन करे, या उसने जो भी रिपोर्ट्स भेजी हैं उस सब चीजों की जो भी उसकी एक्टिविटीज होंगी वो सब किसको भेजेगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को. Subsection 6. The Provincial Quality Control Board may entrust any of its power or function under subsection 5 to any one of its member. अब यहाँ पर क्या करेगा कि जो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है वो हैंड ओवर कर सकता है कोई अपनी किसी एक पावर को, या फिर सारी पावर्स को, या किसी भी एक पावर को, जो भी सब हमने ऊपर पढ़ ली है सबसेक्शन 5 में, क्लॉज A to J, ठीक है, वो किसी एक मेंबर को वो दे सकता है, कोई पावर वो हैंड ओवर कर सकता है किसी भी एक मेंबर को, जो भी ऊपर हमने पावर्स बता दी हैं. सपोज अगर एनुअल वैलिडेशन की बात आ रही है इंस्ट्रूमेंट की, तो किसी एक मेंबर को ये पावर दे देगा कि वो जो है वो वहाँ पे टेस्टिंग करे, जाके चेक करे कि वहाँ पर अपग्रेडेशन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, या फिर किसी एक मेंबर को ये पावर दे देगा कि वो किसी भी प्रेमिसेस में जाकर इंस्पेक्शन करे और वहाँ पे देखे वहाँ पर कोई कंट्रावेंशन तो नहीं हो रही, ठीक है, तो ऐसी कोई पावर किसी मेंबर को वो दे सकता है. Subsection 7. The Provincial Quality Control Board may constitute a committee or committees consisting of members of board. अब प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड जो है ये कमेटी या कमिटीज बना सकता है जिसमें बोर्ड के मेंबर्स होंगे, एंड अदर पर्सन इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 प्रोफेशनल मेंबर्स, या फिर बोर्ड्स के मेंबर के अलावा अगर कोई पर्सन होंगे तो उसमें 2 प्रोफेशनल मेंबर्स होंगे, एंड डेलीगेट टू द कमेटी एनी ऑफ इट्स पावर एंड फंक्शन अंडर सबसेक्शन 5 फॉर एक्सरसाइज विद इन द स्पेसिफाइड. और जो कमेटी बनाई है इसमें क्या करेगा, कमेटी को जो भी ऊपर पावर्स हमने पढ़ी हैं सबसेक्शन 5 में,
क्लॉज ए टू जे तक, ठीक है। इसमें कोई भी पावर जो है वो इन कमेटीज को वो हैंड ओवर कर सकता है किसी भी स्पेसिफाइड एरिया के लिए। Next is 11A, conflict of interest. No person who is a member of appellate board, central licensing, a provincial quality control board and registration board, or a member of expert committee shall be a member of any other board or committee of which he is a member to avoid any conflict of interest. अब कोई भी मेंबर है एपिलेट बोर्ड का है या सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड का है, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल या रजिस्ट्रेशन बोर्ड, इनमें से किसी भी कोई भी पर्सन है किसी बोर्ड का, वो किसी और बोर्ड में एम्प्लॉयड नहीं हो सकता। यानी कि एपिलेट बोर्ड का कोई पर्सन है वो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड में नहीं जा सकता, या एट अ टाइम वो कोई भी एक पर्सन एट अ टाइम जो है वो दो बोर्ड में काम नहीं कर सकता, ठीक है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड किया जाए। बी, प्रोविंशियल ड्रग मॉनिटरिंग टीम्स। ये अमेंडमेंट है 2017 में आई थी। सबसेक्शन 1, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर प्रोविंशियल ड्रग मॉनिटरिंग टीम। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जैसे प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड बनाया था, इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंशियल ड्रग मॉनिटरिंग टीम्स बना रहा है, जो कंसिस्ट है चेयरपर्सन एंड मेंबर्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 प्रोविंशियल मेंबर्स। अब प्रोविंशियल ड्रग मॉनिटरिंग टीम्स ये किस पर कंसिस्ट है, चेयरपर्सन पे और मेंबर्स हैं जिसमें 2 प्रोफेशनल मेंबर्स हैं, और उनको अपॉइंट किया जा रहा है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे कि आपकी सपोज वो ऐसे हो सकती है कि इतने साल के लिए आपको अपॉइंट किया जा रहा है और ये पोस्ट होगी आपको, ठीक है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो डिटरमिन करेगा कि इन प्रोफेशनल मेंबर्स या चेयरपर्सन को कितने टाइम के लिए करना है, कि क्या पोजीशन होगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जिन पर इनको रखना है, इनको एम्प्लॉयड करना है। Subsection 2, the chairperson and member of provincial drug monitoring team shall hold office during the pleasure of provincial government. Subsection 3, जितना टाइम प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको कहेगा कि जितने टाइम के लिए अपॉइंट करेगा उतने टाइम के लिए वो ऑफिस होल्ड करेंगे, वहां पर अपना काम करेंगे जो भी उनकी पोजीशन है। Subsection 3, the provincial drug monitoring team shall, with the approval of provincial government and by notification official gazette, फ्रेम रेगुलेशन टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ हिज बिजनेस। तो जिस तरह प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की तरह प्रोविंशियल ड्रग मॉनिटरिंग टीम्स भी जो है वो रेगुलेशन या रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती हैं विद द अप्रूवल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सबसेक्शन 4, द प्रोविंशियल ड्रग मॉनिटरिंग टीम्स, क्लॉज ए, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5, एक्सरसाइज द पावर ऑफ इंस्पेक्टर। तो प्रोविंशियल ड्रग मॉनिटरिंग टीम जो है इनके पास जो पावर्स होती हैं विच इज इक्विवेलेंट टू द पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर। क्लॉज बी, इंस्पेक्ट एनी प्रेमिसेस वेयर एनी ड्रग इज बीइंग और इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड इन एडिशन टू एनी अदर एक्शन अंडर द एक्ट रिकमेंड टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर द कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर और सेल। ये जैसे हमने प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में सबसेक्शन 5 में हमने जो पावर्स इंस्पेक्टर बनी, मोर और लेस यहाँ पर वही चीजें आ रही हैं कि इनके पास प्रोविंशियल ड्रग मॉनिटरिंग टीम के बाद क्या पावर है कि वो किसी भी एरिया को इंस्पेक्ट कर सकता है, किसी भी जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है ड्रग, यहाँ सोल्ड हो रही है, और वहाँ पे अगर वो देखता है कि यहाँ पे कंट्रोवेंशन हो रही है, रूल्स की वायलेशन हो रही है, लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा, उसके खिलाफ वर्जी हो रही है, तो वो क्या करेगा, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को जो है वो रिपोर्ट भेजेगा, उनसे कॉन्टेक्ट करेगा, उनको रिकमेंड करेगा कि या तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए यहाँ पर, या फिर इनका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए। Clause C, advise the provincial government on ways and means to ensure the provision of quality drugs to the people. और मॉनिटरिंग टीम का क्या रोल है कि वो एडवाइस करे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि किस तरह से वो इंश्योर कर सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ ड्रग जो है वो लोगों को क्वालिटी ड्रग मिल रही है, यानी कि कोई भी उसमें मिलावट नहीं है, कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं है। जो क्वालिटी कंट्रोल को, एक तो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का क्या था कि वो क्वालिटी ऑफ ड्रग को जो कि ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है उनको इंश्योर किया जाए, और फिर क्या है यहाँ पर क्या है कि ये इंश्योर किया जाए कि क्वालिटी ड्रग जो है वो लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, लोगों तक पहुंच रही है। क्लॉज डी, इज रिटन द नेम्स ऑफ सच अ डायरेक्टर, पार्टनर, एम्प्लॉयर, कंपनी, कॉर्पोरेशन, फर्म और इंस्टीट्यूशन हु आर प्राइमरी फेशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर द एक्ट और द रूल्स रिकमेंडेड टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एक्शन अगेंस्ट सच पर्सन।
अब यही है कि प्राइमरी फेशियल रिस्पॉन्सिबल जो कि फर्स्ट इंप्रेशन पे उनको लगेगा, फाइंड आउट करना है उन डायरेक्टर, पार्टनर या उस पर्सन को जो कि इन्वॉल्व है कमीशन ऑफेंस के एट फर्स्ट इंस्टेंस। तो उसमें क्या है कि वो रिकमेंड करेगा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को कि इस पर एक्शन लिया जाए। Clause E, submit a monthly report of the recommendation activities to the provincial government। जो भी एक्टिविटीज करेगा, जो कि रिकमेंडेशन होंगी, वो सारी जो है वो उसकी एक मंथली एक रिपोर्ट बनाकर मंथली जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वो प्रोवाइड करेगा। Clause F, perform such other functions under the act and the rules as the provincial government may by notification assign। जो भी फंक्शन या जो भी रूल्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो असाइन करता है तो वो उसको परफॉर्म करने हैं। Subsection 5, the provincial drug monitoring team shall exercise the power of inspector in the presence of at least one professional member। अब provincial ड्रग मॉनिटरिंग टीम जो है वो, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि उसके पास जो है वो इंस्पेक्टर के इक्विवेलेंट पावर्स हैं, तो वो जो इन पावर्स को परफॉर्म करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वन प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल मेंबर्स के प्रेजेंस में वो अपनी ये पावर्स जो है वो परफॉर्म कर सकता है। 11C, ये भी अमेंडमेंट है 2017 की, इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन। Subsection 1, subject to Subsection 2, the provincial government may, on the recommendation of the Provincial Quality Control Board, engage the services of a consultant or a firm of consultant of the independent inspection and evaluation of units for the manufacture of drug distribution network or sale point as the government may specify। अब यहाँ पर क्या है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की रिकमेंडेशन पर किसी भी कंसल्टेंट की सर्विस को या फर्म ऑफ कंसल्टेंट को वो हायर करेगा, किसके लिए? इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है, वैसे तो इंस्पेक्शन के लिए प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के मेंबर्स हैं और उसके बाद मॉनिटरिंग टीम के मेंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन करवानी है तो उसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की रिकमेंडेशन पर वो हायर करेगा सर्विसेज को, और फिर वो क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क्स हैं, एंड सेल पॉइंट एज द गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, मतलब गवर्नमेंट उनको बता देगा कि ये जगह है जहां पर आपने इंस्पेक्शन करनी है। ठीक है, वो एक स्पेसिफाइड, वो गवर्नमेंट के इंडिविजुअल्स नहीं होंगे, वो गवर्नमेंट ने उनको हायर किया होगा। ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे? गवर्नमेंट को जो कहेगा कि आप यहाँ की इंस्पेक्शन करें, वो वहाँ की इंस्पेक्शन करेंगे और फिर अपनी वो रिपोर्ट जो है वो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सबमिट करवाएंगे। Subsection 2, no person shall be engaged as consultant and he is qualified to be appointed as an inspector or the government analyst। कोई भी ये पर्सन नहीं है। अब ऐसे नहीं है कि कोई भी जो है वो किसी भी क्वालिफिकेशन का बंदा उठ के जो है वो एक कंसल्टेंट बन जाए, उसको हायर कर लिया जाए। उसकी क्वालिफिकेशन जब तक इंस्पेक्टर के इक्विवेलेंट या गवर्नमेंट एनालिस्ट के इक्विवेलेंट नहीं होगी, वो एज ए कंसल्टेंट हायर नहीं किया जा सकता। एंड इज एन एक्सपर्ट इन द रेलिवेंट फील्ड, और उसका उस फील्ड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जो जिस पीरियड के लिए वो उसको हायर कर रहे हैं। एंड नो फर्म shall be so engaged unless it has in-house capacity for the task and has in its service person who are qualified to be appointed as inspector or government analyst and are expert in relevant field। अब कोई भी जो भी फर्म है, जो भी कंसल्टेंट की फर्म है जिनको हायर करना है, उनके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, उनके पास इतनी मैन पावर होनी चाहिए, उनके जो पर्सन हैं, जो भी उनके पास जिनको वो हायर करेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उनको हायर किया जाए ताकि उनकी इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन जो है वो प्रॉपरली हो सके। ठीक है, उनके पास सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे उनके पास फैसिलिटीज होनी चाहिए जिनको वो प्रोकार लाकर ये काम कर सके। Subsection 3, the consultant or the firm of consultant, Subsection 3, the consultant or the firm of consultant shall submit the report to the Provincial Quality Control Board within the specified time and the board shall take necessary action on the report in accordance with the law। अब जो भी वो कंसल्टेंट जो है वो रिपोर्ट्स बनाएगा, जो भी इंस्पेक्शन करेगा उसकी बेस पे वो रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट क्या है? प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को वो सबमिट करेगा और फिर बोर्ड जो है वो उन पे नेसेसरी एक्शन लेगा कि उनको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है कि इनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया जाए या सस्पेंड किया जाए, वॉट एवर जो भी, और अगर वो लीगल प्रोसीडिंग करनी है तो वो फिर बोर्ड आगे उस रिपोर्ट पर वो एक्शन लेगा। Subsection 4, the purpose of inspection and evaluation, the consultant or the expert engaged by the firm of consultant shall have the powers of an inspector। पहले भी हमने पढ़ा
कि प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड और जो मॉनिटरिंग टीम है उनके क्या हैं, उनके जो मेंबर्स की पावर्स हैं वो इक्विवेलेंट है इंस्पेक्टर की। तो यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन के लिए जो भी एक्सपर्ट हैं, जो भी वो हायर करेंगे, तो उनके पास भी एक इंस्पेक्टर के इक्विवेलेंट ही पावर्स होंगी। सेक्शन 12, पावर टू फिक्स मैक्सिमम प्राइस ऑफ ड्रग। सबसेक्शन 1, द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। अब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गजट के थ्रू क्या कर रहा है, क्लॉज ए में है फिक्स द मैक्सिमम प्राइस। मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देगा किसी भी ड्रग की, और वो स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई कर देगा कि ये ड्रग है, इसकी ये मैक्सिमम प्राइस है जिस पे आपने सेल करना है, इससे ज्यादा प्राइस पे ये सेल नहीं हो सकती। और क्लॉज बी क्या है, स्पेसिफाई सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड ड्रग। फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देगा प्रॉफिट की परसेंटेज को मैन्युफैक्चर्ड ड्रग की, जो कि सपोज अगर कोई ड्रग है रिसर्च पर्पस के लिए वो यूज हो रही है, तो उस पर वो मैन्युफैक्चरर कितना प्रॉफिट ले सकता है, तो वो परसेंटेज उन्होंने फिक्स कर दिया। Subsection 2, for the purpose of the exercise of its power under subsection 1, the federal government may require a manufacturer, stockist, importer, exporter, retailer, or other dealer in drug to furnish such relevant information as may be necessary. फेडरल गवर्नमेंट को मैक्सिमम प्राइस फिक्स करने और प्रॉफिट की परसेंटेज स्पेसिफाई करने के लिए इन सारे मैन्युफैक्चरर, स्टॉकिस्ट, इंपोर्टर, रिटेलर और डीलर जो है वो ड्रग के जरूरत होती है, ताकि सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन ली जा सके और फिर जो क्लॉज ए और बी में जो काम दिए गए हैं, जो स्पेसिफाइड रूल्स बनाए गए हैं, उनको फर्निश किया जा सके। Subsection 3, the federal government may by notification of official gazette delegate any of its power under this section to any board or other authority। अब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये स्पेसिफाई कर दे कि वो अपनी ये पावर्स कोई भी जो ऊपर दे दी हैं, इन पावर्स में से कोई भी सारी पावर्स या कोई भी पावर जो है वो किसी भी बोर्ड को वो ट्रांसफर कर रहा है, हैंड ओवर कर रहा है, ताकि प्रॉपरली जो है वो इस चीज को देखा जा सके। फेडरल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो अपनी कोई भी पावर्स जो इन रिलेटेड टू सेक्शन 12, जो किसी भी पावर को जो है वो हैंड ओवर कर सकता है। Section 13, directions to provincial government. The federal government may give such directions to the provincial government as may appear to the federal government to be necessary for carrying into execution in the purview of any of the provision of this act or any rule or order made thereunder for the maintaining supplies of drug of standard quality at reasonable price or for the achievement of uniformity in respect of any matter in different parts. अब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्या है, डायरेक्शन इशू करेगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। ठीक है, अगर जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको लग रहा है कि एक नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए प्रोविंस में कि जो भी ड्रग्स हैं उनकी सप्लाई को मेंटेन किया जा सके, जो ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है इनकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके, क्वालिटी ड्रग्स जो है वो लोगों तक जा सके। उसके अलावा जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस जो है वो रीजनेबल हो जाए कि आम आदमी भी इसको खरीद सके, और यूनिफॉर्मिटी को अचीव करने के लिए, इन सब चीज़ों के पर्पज़ के लिए फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकता है कि पाकिस्तान की किसी भी इसमें किसी भी प्रोविंस में, चारों प्रोविंस में किसी को भी वो किसी प्रोविंस में ये डायरेक्शन वो इशू कर सकता है कि इन तीन चीज़ को मेंटेन रखना है, तो इसके लिए ये डायरेक्शन है जिसको जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 14, फेडरल ड्रग लेबोरेटरी एंड इंस्टीट्यूट्स। फेडरल गवर्नमेंट एज सुन एज मे बी स्टैब्लिश क्या करेगा, फेडरल ड्रग लेबोरेटरी बनाएगा और मे ऑल्सो सेटअप सच अदर इंस्टीट्यूट्स। इसी तरह के कोई भी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी वो बना सकता है एंड ड्रग टेस्टिंग एंड रिसर्च लेबोरेटरीज फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर सपोज अगर कहीं पे इंस्पेक्टर जाता है, वहां पे उसको लगता है कि यहाँ पर कंट्रावेंशन हो रही है, यहाँ पर कोई ड्रग है जो कोई एडल्ट्रेटेड है या सुपोरियस है, तो वो वहाँ का सैंपल लेगा और फिर उसको ज़ाहिर टेस्टिंग करवानी है। तो इस टेस्टिंग के लिए जो है वो लेबोरेटरीज का स्टैब्लिश होना जरूरी है फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे। तो जो फेडरल गवर्नमेंट बेहतर रहेगा कि भाई फेडरल लेवल पे ये लेबोरेटरीज होनी चाहिए, तो वो उनको स्टैब्लिश कर लेगा। सेक्शन 15, प्रोविंशियल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी। 14 में फेडरल लेवल पे लेबोरेटरीज बनी थी और सेक्शन 15 में जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे लेबोरेटरीज बननी है, और वो कौन बना रहा है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना रहा है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल एज सुन एज मे बी सेट अप वन और मोर प्रोविंशियल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी फॉर द पर्पज एज मे बी प्रेस्क्राइब। और सबसेक्शन 2 क्या है, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन engage or authorize a reputed drug testing laboratory within the country or abroad for test analysis of drug sample।
एक तो सबसेक्शन 1 में बता दिया कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो सेटअप करेगा कोई भी ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री फॉर द पर्पस ऑफ ड्रग टेस्टिंग एंड एनालिसिस। और दूसरे सबसेक्शन 2 में क्या कहा है कि वो ये भी कर सकता है कि बाय नोटिफिकेशन वो किसी भी रेप्यूटेबल ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, चाहे वो कंट्री के अंदर हो, चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, ठीक है, वो उनको जो है वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा और फिर वहां से जो वो ड्रग की टेस्टिंग है वो वहां से करवाते जाएंगे।